शादी की पहली रात ही मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेस चला गया, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से नफरत थी। कुछ अरसे बाद अम्मा ने रोते हुए बताया कि तेरी बीवी मर गई है, या कर तदफीन ही कर दे। मुझे मजबूरने दिखावे के लिए बीवी के जनाजे पर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद मैं मगरमच्छ के आंसू बहाने बीवी की कब्र पर गया, तो अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। फौरन कब्र खुदवाई तो जान निकल गई। उनके अंदर तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से मोहब्बत करता था, जिसका नाम सायमा था। मैं और सामा यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे, इसलिए अक्सर आते जाते आमना सामना हो जाता। मैं काबिल स्टूडेंट था और मेरा नाम यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में शामिल था, जबकि सायमा औसत दर्जे की स्टूडेंट मगर अमीर घराने की इकलौती बेटी थी। उसने एक दो बार मुझसे पढ़ाई में मदद लेने के लिए बातचीत का आगाज किया और यूं हमारे दरमियान दोस्ती हो गई। जब सायमा ने मुझे अपने शाहाना लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, तो मैं इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। इसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और सायमा इकलौती औलाद थी। जल्द ही हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हम एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में हमेशा हमें साथ देखा जाता और हमारी मोहब्बत की दास्तान सारी यूनिवर्सिटी जानती थी, सिवाय हमारे घर वालों के। मैं तो मिडिल क्लास घराने का लड़का था, जिसके कंधों पर 3 बहनों की शादी और कई जिम्मेदारियों का बोझ था। ऐसे हालात में मैं अपनी मोहब्बत का जिक्र भी घर में नहीं कर सकता था। मैंने सोच रखा था कि यूनिवर्सिटी से फारिग होकर अच्छी नौकरी हासिल करने के बाद अम्मा को सायमा के घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। मुझे यकीन था कि अम्मा मेरी बात जरूर मानेंगी। मगर जब मैं फारिग हुआ तो सायमा ने कहा कि उसे बस मुझसे शादी करनी है। दौलत बहुत है, मैं घर दामाद बनकर रहूं और बदले में वो मेरी बहनों की शादियां भी अमीर घरानों में करवा देगी और अम्मा को भी अपने साथ रखेगी। ये सुनकर मेरे दिल से जैसे बोझ उतर गया। मैंने घर जाकर सारी बात अम्मा को बताई, मगर खुददार अम्मा को मेरी ये बात सख्त लगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागकर एक औरत के रहम करम पर नहीं जी सकता। मैंने बहुत समझाया, मगर अम्मा अपनी बात पर कायम रहे। आखिरकार उन्होंने मेरे लिए दुबई जाने का बंदोबस्त किया और कहा कि अगर नौकरी करके मेहनत से पैसा कमाएगा तो वो मुझे मुआफ कर देंगी। मैं अम्मा की खुशी के लिए दुबई चला आया। वहां दिन रात मेहनत की, कई कई घंटे मजदूरी की, काका बहनों की शादियां अच्छी जगह हो जाए। इस दौरान सायमा मेरा साथ देती रही, फोन पर रोती, मेरा इंतजार करती। मैंने भी वादा किया कि वापस आकर इससे शादी करूंगा। 5 साल बाद जब मैं वापस आया तो बहनें सब अपने घरों की हो चुकी थीं और अम्मा अब चाहती थीं कि उनके इकलौते बेटे के सर पर भी सेहरा सज जाए। मैंने एक मर्तबा फिर अम्मा से कहा कि मैं सायमा ही से शादी करूंगा। इसी की खातिर मैंने इतनी कुर्बानी दी है। यहां भी अम्मा ने अपनी ही जिद चलाई। उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की के इश्क में इतना डूब चुका हूं कि शादी के बाद जहां से हासिल कर लूंगा हमें भूल जाऊंगा। वो मेरी शादी सायमा से नहीं करेंगी। अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो वो सारी जिंदगी के लिए मुझसे ताल्लुक तोड़ देंगी। मैं एक बार फिर अम्मा के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं अपनी मां से हक़्क़ता बहुत मोहब्बत करता था। दरअसल मेरी सायमा से शादी न होने की सबसे बड़ी रुकावट अम्मा का वो वादा था जो उन्होंने खाला से किया था। खाला के भी हम पर बेशुमार एहसानात थे। बचपन में जब बाप का साया सर से उठ गया तो हमारे सगे ताया ने हमें घर से निकाल दिया और सारी जायदाद छीन ली। उस वक्त सिर्फ खाला ही थीं जिन्होंने हमारा सहारा बनकर हमें संभाला, और अब अम्मा उनके एहसान का बदला उनकी बेटी को बयां कर चुकाना चाहती थीं। हालांकि और भी कई रास्ते थे, मगर अम्मा को इकलौते बेटे की खुशियां कुर्बान करके ही सुकून मिलना था।
एक दिन इस बात पर मेरी और अम्मा की जबरदस्त बहस हो गई। मैं गुस्से में घर से निकल गया और धमकी दी कि अब कभी वापस नहीं आऊंगा। कुछ देर बाद घर से कॉल आई कि अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में दाखिल है। मैं दीवानावार भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। अम्मा को इस हालत में देखकर दिल दहल गया। जब वो होश में आई तो मैंने उनके हाथ पकड़कर मुआफी मांगी और वादा किया कि जहां वो चाहेंगी वहीं शादी करूंगा। अम्मा के घर आने के बाद सबसे पहला काम यही हुआ कि उन्होंने मेरी शादी खाला की बेटी से कर दी। मैंने अम्मा की खुशी के लिए शादी तो कर ली, मगर दिल से कभी अपनी बीवी को कबूल न कर सका। अंदर ही अंदर सायमा की जुदाई में तड़पता रहा। शादी के बाद मैं कुछ दिन पाकिस्तान में रहा, फिर दोबारा दुबई वापस चला गया। मेरी बीवी बहुत समझदार औरत थी। वो जान चुकी थी कि मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं, मगर वो खामोश रही। शायद इसने भी ये शादी अपनी किसी मसलहत लालच के तहत की थी। मुझे इससे मोहब्बत न थी। मैं अक्सर अम्मा से फोन पर बात करता और वो हमेशा बीवी को भी फोन पकड़ा देती। वो सर्द लहजे में चंद बातें करके फोन वापस दे देती। शादी के कुछ माह बाद में एक मर्तबा फिर पाकिस्तान गया, मगर इस बार अम्मा बीवी को इत्तला नहीं दी। दरअसल सायमा की सालगिरह थी। मैं चाहता था उसे सरप्राइज दूं। मैंने होटल में कमरा बुक कर लिया और कीमती तोहफे खरीद कर उसके बताए गए पते पर पहुंच गया। अभी केक कटने में कुछ वक्त बाकी था कि अचानक मेरी नजर होटल के कोने में बैठी एक खातून पर पड़ी। वो मेरी बीवी थी। वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान आया हूं। दिल की धड़कन तेज हो गई और इतने में सायमा भी वहां आ गई। मैंने चाहा कि यहां से निकल जाऊं, लेकिन सायमा की मोहब्बत और मौका को देखते हुए मुझे ऐसा करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं वहीं रहा। बल्कि पार्टी शुरू होने के बाद मैंने सायमा का हाथ पकड़कर उसे मजीद अपने करीब कर लिया। ताका अपनी बीवी को जला सिक्कों और इस तरह मैंने सारी पार्टी अटेंड की, जबकि मेरी बीवी सामने बैठी कुन आंखों से मुझे देखती रही। घंटे बाद जब तकरीब खत्म हुई और सब मेहमान रुखसत हो गए तो मैं भी अपने होटल के लिए निकलने लगा तो मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर इस मेज की जानिब चली गई जहां कुछ देर पहले मेरी बीवी विराजमान थी, मगर अब वहां कोई नहीं था। मुझे दिल में डर था कि वो घर पहुंचकर अब तक अम्मा को सब कुछ सच बता चुकी होगी और एक नया तूफान खड़ा होने वाला था। मैंने होटल पहुंचकर ही अपना सामान जल्दी जल्दी समेटा और इमरजेंसी फ्लाइट की टिकट करवाकर दुबई रवाना हो गया। ताका अम्मा सच पता चलने पर जब मुझे कॉल करेगी तो मैं उन्हें झूठ बोलकर इस मर्तबा अपनी बीवी को फंसाने में कामयाब हो जाऊंगा। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मैंने दुबई पहुंचकर सिर्फ सायमा को फोन पर बताया कि दफ्तर में इमरजेंसी की वजह से मुझे वापस आना पड़ा और खुद अपने घर से कॉल आने का इंतजार करने लगा। लेकिन मेरी सोच के बरक्स 2 दिन तक कोई फोन ही ना आया। ये मेरे लिए शदीद हैरानी की बात थी। 2 दिन बाद आखिरकार अम्मा का फोन आ ही गया, लेकिन जैसे मैंने फोन कान से लगाया तो रोती चिंगाड़ती हुई औरतों की आवाजों के दरमियान अम्मा की आवाज भी सुनाई दी कि मेरी बीवी मर गई है। ये सुनते ही मैं शशदर रह गया और कुछ कह ही ना सका। 2 दिन पहले तक तो वो ठीक ठाक थी, तो इसका मतलब वो अम्मा को कुछ बताए बगैर ही मर गई। ये सोचते ही मेरे सुकून की लहर मेरे रग ओपी में सरायत कर गई। मैं अब जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दिखावे के लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो जनाजा उठाया जा चुका था और मेरी बीवी को दफना दिया गया। अब मुझे मजीद दुनिया वालों को और अम्मा को दिखाने के लिए कब्र पे जाना पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो कब्र के गिर्द कुछ लोग जमा थे और अभी ताज़ा मिट्टी कब्र पर डाली गई थी, इसलिए मैं भी कब्र के दूसरे सिरे पर खड़ा होकर झूठ से रोने का नाटक करने लगा। जब लोगों ने देखा कि मैं अपनी बीवी की जुदाई में जार व क़तार रो रहा हूं तो मुझे तन्हाई का एहसास दिलाने के लिए सब वहां से चले गए थे। मैं भी कुछ देर तक सबके जाने का इंतजार करता रहा
और फिर एक नज़र कब्र पर डालकर वहां से उठने लगा तो अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराई। तेरे लिए शादी के जोड़े में एक चीज छुपा कर रखी है। मैं आवाज सुनते ही खौफजदा हो गया। मैंने जिंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था। मैं आवाज सुनते ही वहां से फौरन उठ खड़ा हुआ और घर पहुंचकर ही सांस लिया। डर और खौफ से पसीना मेरे जिस्म के अंग अंग से बह रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में दौड़ा और अपनी अलमारी की जानिब लपका, जिसमें वाकई मेरी बीवी का शादी का जोड़ा रखा हुआ था, और जब मैंने इसे खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इसमें वही ज्वेलरी सेट रखा था जो मैंने कुछ दिन पहले साइमा को उसकी सालगिरह के मौके पर पहना कर दिया था। मुझे याद है इस लम्हे जब मैं साइमा को ये जेवरात पहना रहा था, मेरी बीवी की आंखें गम व गुस्से से सुर्ख पड़ चुकी थीं और मैं उन्हें देखकर लुत्फ अंदोज होता रहा। लेकिन यह सीट यहां कैसे पहुंची थी और क्या मेरी बीवी मेरी बेवफाई के सदमे से मरी थी? फिलहाल मेरे पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था और मेरा जहन बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था। मैंने अपनी हालत के बारे में घर पर किसी से जिक्र न किया और रात तक कमरे में ही बंद रहा। जब मैं अपने बिस्तर पर सोया तो आधी रात के बाद मेरी अजीब सी कैफियत हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद है और मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुका था। शायद मुझे अंदर ही अंदर अपनी बीवी की मौत का अफसोस भी था। कहीं ना कहीं मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि मैंने इसके साथ गलत किया, लेकिन इस सोच के साथ ही शैतान मेरे दिल व दिमाग पर काबिज हो जाता और फौरन एहसास दिलाता कि पहले दिन से ही तो मैंने इसके साथ कभी प्यार किया ही नहीं, बल्कि वो तो शादी से पहले ही मेरे दिल की हालत जान चुकी थी, तो फिर इससे कैसी ज्यादती। कुछ दिन तक मेरा डर और खौफ कायम रहा। इसके बाद हालात नॉर्मल हो गए, लेकिन ये बात अब मेरे लिए परेशानी का बाइस बन चुकी थी कि ज्वेलरी का ये सीट यहाँ कैसे आया, जबकि इसे तो साइमा के पास महफूज होना चाहिए था। अपनी बीवी की आखिरी चंद रसूमात की अदायगी के बाद एक दिन मैंने साइमा से मिलने का प्लान बनाया और इसे मिलने इसके घर का इंतखाब किया। मैंने इधर अलिफादेर की बातों के बाद इससे पूछा कि वो जेवरात कहाँ हैं जो मैंने इसे सालगिरह पर दिया था। वो कहने लगी मेरे पास महफूज है। मैंने वो सीट देखने पर इसरार किया तो साइमा इसे अपने कमरे में लेने चली गई और थोड़ी देर बाद ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि सीट सही सलामत साइमा के पास ही था। लेकिन मुझे समझ आ गई कि जाते जाते मेरी बीवी ने मुझसे बदला लेने की कोशिश की है। खुदा न खास्ता अगर इस दिन डर से मेरा दिल भी बंद हो जाता तो इस वक्त मेरी कब्र भी इसके पहलू में बन गई होती। मैं साइमा से मिलकर परसुकून दिल के साथ घर लूटा और अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा मुझसे मेरी बीवी के मुतालिक बातें करने लगी कि वो एक ज़हीन लड़की थी। मैंने दिल में सोचा उसकी जहानत का तो मैं कायल हो चुका हूं। उसने मेरे खरीदे गए ज्वेलरी सीट से मिलता जलता सीट ना जाने कहां से ढूंढ निकाला था। अब एक और जरूरी काम जो मुझे करना था वो मैंने इस रोज कर दिया। इस रात जब सब सो गए तो मैं चुपके से कब्रिस्तान चला आया। मैंने कच्ची कब्र को सिर्फ एक सिरे से खोलकर अंदर झांका। अंदर कफन में लिपटा हुआ मुर्दा मौजूद था। तसल्ली कर लेने के बाद मैंने कब्र को बंद कर दिया और अगले दिन मिस्त्री बलवा कर कब्र को पक्का कराया और फिर लोहे की गर्ल में बंद कर दिया। इस तरह मेरा मजीद खौफ भी जाता रहा। कुछ दिन बाद अम्मा मेरे पास चली आईं और मुझसे दूसरी शादी का कहने लगीं। मेरी तो दिल की मुराद भर आई। मैं कब से इस मौके के इंतजार में था और मैंने झट से कह दिया कि अब तो वो मेरी शादी साइमा से कर दे, क्योंकि वो आज तक मेरे इंतजार में बैठी हुई है। इस बात हैरत अंगेज तौर पर बगैर किसी तकरार के अम्मा ने हामी भर ली और मैं भी खुश हो गया। मैंने साइमा को इसी वक्त फोन करके कहा कि मेरे पास इसके लिए अच्छी खबर है और मैं ये सब उसे अपने सामने बैठकर बताना चाहता था। इस रात जब मैं अपनी बिस्तर पे गया और परसुकून नींद सो गया तो एक दिन खौफनाक चिंघाड़ती हुई आवाज से मैं उठ बैठा। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मेरी बीवी की आवाज आ रही थी कि मैं कब्र बंद करवाकर भी इस सजा से कभी छुटकारा हासिल ना कर सकूंगा। मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए कि कोई मुर्दा ऐसे कैसे कर सकता है। एक ही आवाज मुसलसल आ रही थी और मैं थर थर कांप रहा था।
आखिरकार मैंने हिम्मत करके जल्दी से बत्ती जलाई तो देखा मेरे बेड के करीब एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था और ये आवाज उसके अंदर मौजूद कैसेट में रिकॉर्ड थी। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था? मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? मगर कोई ऐसा क्यों करेगा? ये मेरी बीवी की रूही थी, इसके अलावा कोई मेरा दुश्मन कभी कहीं नहीं हो सकता था। मैंने हाथ मारकर टेप रिकॉर्डर को जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो बंद हो गया। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया कि बचपन में पड़ी हुई वो सभी कहानियां सच्ची थीं, जिनमें यह बताया जाता था कि कोई रूह मरने के बाद अपने दुश्मन से इंतकाम लेती। मेरी बीवी भी अब ये कर रही थी और मुझे ज़हनी तौर पर कमजोर करके मारना चाहती थी। इस पर भी मजीद हैरानगी की बात यह थी कि टेप रिकॉर्डर की आवाज घर में किसी और ने न सुनी थी, और सुनता भी कौन? एक अम्मा ही तो थी जो रात नींद की दोयली लपेट कर सोती थी। मैंने एक नजर कमरे पर दौड़ाई तो इसका फर्नीचर और सब कुछ मेरी बीवी के जहेज का था। इस रात में सो ना सका और मुसलसल सारी रात जाग कर सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अब अपना राज घर में सबको बता दूं? लेकिन ऐसे तो अम्मा को मेरे तमाम झूठों का पता चल जाएगा जो मैंने उनसे बोल रखे थे, और वो मेरी साइमा से शादी नहीं करवाएंगी। मुझे एक आखिरी हल जो बेहतर लगा, मैंने वही किया। सुबह सवेरे ये सब कुछ कमरे से निकालने लगा, लेकिन अम्मा आड़े आ गईं और कहने लगें कि ये सब उसकी बहू की निशानी है, इसलिए वो घर से ना निकालने देगी, अलबत्ता दूसरे कमरे में रखने की इजाजत दे। मैं करता क्या ना करता, सब कुछ निकाल कर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। इस दिन मैंने सोचा कि क्यों ना साइमा से मुलाकात की जाए और इसे बताया जाए कि अम्मा हमारी शादी के लिए मान गई है। मैंने इसे कॉल की और मिलने के लिए बुलाया। उसने होटल पहुंचने में देर कर दी। इस दौरान मैंने बैरे को चाय लाने का हुक्म दिया और खुद साइमा का इंतजार करने लगा। अपनी सोचों में गुम जूं ही मेरी नजर सामने उठी तो मुझे लगा होटल के बाहर शीशे की दीवार के इस पार मेरी बीवी खड़ी मुझे घूर रही है। इसकी आंखों में अजीब मुस्कुराहट थी। मैं फौरन घबरा कर उठा और उसी तरफ लपका, लेकिन चंद सेकंड से भी कम वक्त में वो वहां से गायब हो चुकी थी। मेरी दिमागी हालत शदीद खराब हो गई और मैं मुसलसल जहनी दबाव का शिकार हो चुका था। मैं साइमा से मिले बगैर घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी बिगड़ती हालत मुझे घर जाने पर उकसा रही थी और मैं साइमा को अच्छी खबर बुरे माहौल में नहीं सुनाना चाहता था, इसलिए इसे बगैर मिले ही घर वापस आ गया। जब मैं घर आया तो अम्मा ने मुझसे पूछा कि रिश्ता मांगने कब जाना है। मैंने उन्हें कुछ दिन इंतजार करने का कहा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा और रात में भी कोई पर असरार वाकया ना पेश आया। शायद मेरी बीवी की रूह मुझे साइमा से ही रिश्ता बनाने से रोक रही थी। मैंने इस सोच के आते ही खुद को मलामत किया कि दुनिया में रूह नामी कोई शय नहीं होती और न ही इंतकाम लेती है। ये सब मेरे जहन का फतूर है, मुझे किसी नफ्सियात के डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस सिलसिले में मुझे अपने एक दोस्त का नंबर मिल गया जो नफ्सियात का बेहतरीन मुआलिज था। मैं अगली शाम इसके पास पहुंच गया और इससे अपनी जहनी कैफियत बयान की, जिस पर उसने मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, जिसका मुख्तसर खुलासा यही था कि ये सब डर व खौफ का ताल्लुक मेरे अपने जहन से है। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और वहां से निकलकर एक कैफे का रुख किया, जहां बैठकर मैं कुछ देर काफी पी सकूं। मैं जब कैफे में दाखिल हुआ तो मैंने निगाहों के चारों तरफ का जायजा लिया और एक मेज पर एक मंजर देखकर वहीं ठिठक कर रुक गया। इस मेज पर मुझे साइमा किसी नौजवान के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ नजर आए। मैं तेजी से इस तरफ बढ़ा। मुझे करीब आता देखकर भी साइमा का चेहरा पर सुकून रहा और उसने एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम किया। जब इसने अपने साथ बैठे नौजवान से ये कहकर तारुफ करवाया कि वो इसका मंगेतर है और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं, मेरे तो सर पे बम फट गया। मैंने वहां से उठना ही मुनासिब समझा और बाहर निकल आया। मेरा जहन अब तक साइमा के लफ्जों में अटका हुआ था। मैंने इसके निकलने का इंतजार किया और जब वो अपने घर के करीब पहुंची तो मैंने इसका रास्ता रोक लिया। उसने मुझे यूं देखा जैसे जानती ही ना हो।
میں نے سائمہ سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا، تو وہ بہت سکون سے جواب دے گئی کہ اسے اب مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی اگر مجھے اس سے سچی محبت ہوتی تو میں پہلی شادی ہی نہ کرتا اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس چلا آتا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی ماں کو منا چکا ہوں، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس سے زیادہ تذلیل میری زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ اب تو مجھے یہ احساس بچھو بن کر ڈسنے لگا کہ جس کی خاطر بیوی سے بے وفائی کی، اس نے بھی آج مجھے بے وفائی اور جھوٹ کی سزا دے ڈالی تھی۔ میں ہارے ہوئے شخص کی طرح گھر لوٹ آیا۔ میں نے اس سارے حالات سے نکلنے کے لیے اپنے ایک دوست کی مدد لی، کیونکہ میری ذہنی حالت اکیلے رہنے والی نہیں تھی۔ اس کے پاس چلا آیا۔ وہیں میں نے اماں کو فون پر بتا دیا کہ آج رات میں یہیں ہوں، مگر نہ جانے مجھے کیوں چین نہ آتا تھا۔ سائمہ کی بے وفائی اور جدائی کا زخم گہرا تھا۔ میرا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ رات دیر سے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے گھر جا کر ہی آرام کروں۔ میں رات دیر سے گھر واپس آیا۔ گھر کی ایک چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں گھر جا کر دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلا آیا، اور جب بتی جلائی تو یہ دیکھ کر میری سانس بند ہونے کے قریب تھی کہ بیڈ پر میری بیوی سو رہی تھی۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے چہرے پہ سکون دیکھ کر یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی بدلہ لینے والی روح ہے۔ مگر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں ایک زوردار چیخ کے ساتھ باہر کی طرف دوڑا۔ سامنے سے آتی اماں میری حالت دیکھ کر ڈر گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیوی بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو میری ماں اور بیوی کے چہرے ایسے ہو گئے جیسے ان کی کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں بھی کچھ معاملہ سمجھ چکا تھا، مگر اماں اب بھی پرسکون کھڑی تھی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے سارے حالات بیان کرنے شروع کیے۔ بقول اماں کے انہوں نے میری شادی کر دی۔ اس کے بعد بھی جب میں سائمہ کی محبت چھوڑنے کو تیار نہ ہوا تو انہیں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا پڑا، اور مجھے سدھارنے کے لیے انہیں ایک منصوبہ بنانا پڑا۔ اس کے لیے میری بیوی نے سب سے پہلے سائمہ سے دوستی کی، جس سے اسے میرے بارے میں ہر اطلاع ملتی تھی۔ اس نے سائمہ کو کچھ اس طرح شیشے میں اتارا کہ وہ کبھی جان ہی نہ سکی اس کی دوست کی حقیقت کیا ہے۔ ایسے میں جب میں پاکستان گھر والوں کو بتائے بغیر سائمہ کی سالگرہ پر آیا تو میری بیوی پہلے ہی سے جانتی تھی۔ اس نے مجھے ایئرپورٹ پر دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا۔ اس دن گھر آ کر ماں جی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اماں نے میری بیوی کے ساتھ مل کر ایک پلان ترتیب دیا۔ اس پلان کی ماسٹر مائنڈ میری سمجھدار بیوی تھی، اور اس نے ہی یہ سب ناٹک کیا۔ اس کے بعد وہ سائمہ کی سالگرہ کی تقریب میں بھی شامل ہوئی، اور بعد میں جب اس نے سائمہ سے کہا کہ اسے وہ سیکھ پسند ہے اور تحفے میں چاہیے تو سائمہ نے دے دیا۔ اس کے بعد میری بیوی نے پلان بی پر عمل کیا اور اپنی جھوٹی موت کا ڈرامہ رچایا، جس سے میں پاکستان آیا تاکہ آگے کے پلان پر عمل کیا جائے۔ اس دن اس نے دنیا کا سب سے خطرناک ترین کام کیا، اور کئی گھنٹوں کفن میں لپٹی قبر میں پڑی رہی۔ قبرستان میں گونجنے والی آواز بھی اسی کی تھی، لیکن شاید آج قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ آج سچائیاں سامنے آنے کا دن تھا، اور سب کے چہرے بے نقاب ہونے والے تھے۔ ان سب میں میری ماں بھی اس کا سہارا بنی ہوئی تھی، لیکن ان کی یہ ساری محنت بیکار نہ گئی، اور سائمہ نے ہی کسی اور سے شادی کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ مجھے جب یہ سب پتا چلا تو میں اپنی ماں اور بیوی سے کئی دن ناراض رہا۔ میں مسلسل ذہنی طور پر بیمار رہا، لیکن اس کے بعد میری بیوی نے مجھے خوش رکھنے اور زندگی میں خوبصورت رنگ بکھیرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور میں نے بھی اس کی محبت کے بدلے اسے دل سے قبول کر لیا، جس کے بعد آج مجھے ایک وفاشیار اور وفادار عورت کا ساتھ میسر ہے۔ زندگی بہترین گزر رہی ہے، مگر کبھی کبھی سائمہ کی بے وفائی دل میں اداسی کے ڈیرے ڈالنے آ جاتی ہے۔
नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।